तो दोस्तों, वेलकम बैक टू नवीन एकेडमी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 विच इज वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम सबसे डिफिकल्ट होते हैं, तो इसको हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी आएंगे। तो बच्चों, ये 8th स्टैंडर्ड में हमको ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, उसको हमें एकदम क्लियर करना है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको ध्यान में रखना है और इसको फॉलो करना है। फिर आपकी जो मैथ्स की जो वर्ड प्रॉब्लम है ये नो प्रॉब्लम बन जाएगी। सो लेट्स सी। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली यू हैव टू रीड। और रीड ऐसे नहीं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। रीड का मतलब है आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन में सेकेंड पॉइंट है कि जो भी अननोन है उसको आपको इमीडिएटली बोलना है कि ये अननोन एक्स है, क्योंकि हम वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, तो 8th स्टैंडर्ड में तो दो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो लेट अननोन बी एक्स, ठीक है, ये हमेशा आपको करना है। थर्ड टॉपिक है, थर्ड टिप, ट्रांसलेट इंग्लिश। जब मैं यहां इंग्लिश लिख रहा हूं, दिस कैन बी एनी अदर लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, ठीक है। जो भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम दी गई है उसको आपको कन्वर्ट करना है मैथ्स में। मैथ्स का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को आप मैथ्स में कन्वर्ट करो, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगी। फोर्थ स्टेप है यूजिंग कंडीशंस फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। अभी मैथ्स में कुछ कंडीशन दी गई होगी, 3 टाइम्स 4 टाइम्स x इज ग्रेटर देन अदर नंबर बाय 10। जो भी ऐसी कंडीशन दी गई होगी आपको वो समझनी है और एक इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। आपको एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल का चैप्टर है, तो आपको मिनिमम एक इक्वेशन लगेगी टू फाइंड द रिजल्ट, ठीक है। मिनिमम एक इक्वेशन आपको फॉर्म करनी होगी क्वेश्चन को पढ़ के। और उसके बाद जब आपकी एक इक्वेशन बन गई विथ वेरिएबल x, आपको x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था 2.1 में, वहां पे हमें ये इक्वेशन ऑलरेडी रेडीमेड बनी बनाई दी गई थी, बट यहां पे हमें वो इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ के बनानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में ये हम कैसे करते हैं। सो आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। If you subtract half from a number and multiply the result by half, you get 1/8. What is the number? ऐसे नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? Let's see. If you subtract half from a number and multiply the result by half, you get 1/8, ठीक है। अगर आप 1/2 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में जो भी रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर। हमने आपको लास्ट में अभी बताया था टिप्स में कि लेट द नंबर बी x, ये आपको सबसे पहला स्टेप करना है, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। आंसर, फर्स्ट स्टेप, लेट द नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिए। लेट द नंबर बी x, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, लेट द नंबर बी x। उसके बाद में हम ये टर्म अभी फिर से पढ़ते हैं जिसमें हम इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। एक बार इक्वेशन बन गई तो हम उसे सॉल्व तो बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो अभी हम ये लिखते हैं बाय सब
subtracting half from number, we get, what do we get? क्या मिलेगा? we get, यहां पे लिखता हूं, नंबर क्या लिया है हमने? x लिया है, उसमें से बोल रहे हैं कि हाफ सब्ट्रैक्ट करो, तो हमको ये मिल गया x माइनस हाफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो भी मिलने के बाद सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, ये मिलने के बाद मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, मतलब जो भी ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट है, राइट? इसको बोल रहे हैं कि उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1/8। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं, सेकेंड स्टेप करता हूं अभी। बाय मल्टीप्लाइंग the result by 1/2, we get, what do we get? We get x माइनस हाफ, जो पहले से ही था नंबर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है हाफ से। we get, what do we get? 1/8, ये तो दिया ही गया है, तो ये क्या हो गई हमारी? ये हमारी हो गई इक्वेशन x माइनस हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/8। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ x, और वही हमारा आंसर होगा। लेट्स सॉल्व इट। इसको यहां पे मैं ले लेता हूं सॉल्व करने के लिए। अभी x माइनस हाफ है, अभी हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है x का। x का डिनोमिनेटर हमें करना है 2, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 2, तो मैं डिनोमिनेटर सेम ले लेता हूं 2, और ये -1 जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, डिनोमिनेटर इसमें कॉमन लिया, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ये हमारी इक्वेशन में ही दिया गया है, और इक्वल टू 1/8। अभी ये हो गया डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2x माइनस 1, ये जो अपॉन 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 इंटू ये टर्म 1 है, इसको हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा, राइट? ये हो गया 1/8। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या तो एक और इजी मेथड है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से वो आपके लिए इजी होगा। तो 8 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16x माइनस 8 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 4। 16x हमको वेरिएबल को एक तरफ रखना है, ये हो जाएगा 4, 8 उस तरफ जाएगा, हो जाएगा +8। क्या हो गया? 8 + 4 12 हो गया। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू 12/16। 4 3 जा 4 4 जा, x की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 3/4। तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था वो है 3/4। क्या ये 3/4 करेक्ट है? इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक बार जस्ट फर्स्ट केस है तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे? इस इक्वेशन में हम x को 3/4 से रिप्लेस कर देंगे। अगर ये टर्म 1/8 आया विच इज इक्वल टू RHS, देन हमारा आंसर करेक्ट है। तो लेट्स सी, x इसमें जो है इसको हम 3/4 कर देते हैं, -½ इंटू हाफ। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमें डिनोमिनेटर 4 करना है। ठीक है, ये तो पहले से ही है 3,
इसको 4 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2, ठीक है, दिस इंटू हाफ, ठीक है। 3 माइनस 2 1/4 इंटू 1/2, ये हो गया 1 इंटू 1 1, 4 2 जा 8, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है x इज इक्वल टू 3/4, ये करेक्ट है, ठीक है। ये हमें एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है कि आपका जो आंसर आया है नंबर x इज इक्वल टू 3/4 ये करेक्ट है या नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्व करना? आई होप आपको ये इजी लगा होगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 2। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। आगे पढ़ने से पहले जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपको। ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गई लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर होता है जो आउटर साइड है उसका टोटल डिस्टेंस। अभी यहां से यहां एक लेंथ हो गया, ये एक ब्रेथ हो गया, फिर सेम चीज यहां पे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर प्लस अगेन ये लेंथ प्लस ये ब्रेथ, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज 2 times of length plus 2 times of breadth which is equal to 2 times length plus breadth, ठीक है। ये पेरीमीटर होता है। ये हमको दिया गया है कि ये जो पेरीमीटर है ये है 154 मीटर्स, ठीक है। ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। ऐसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स लेंथ इज 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब है, इसको अगर मुझे इमीडिएटली कन्वर्ट करना हुआ तो मैं इसको लिखूंगा कि सेकेंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये हो गई, सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि लेंथ इज इक्वल टू 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 टाइम्स जो ब्रेथ है उससे 2 मीटर और ज्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 2, ठीक है। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हो गई। थर्ड है कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होगा लेट, अभी इसमें हमें क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि ब्रेथ बी एक्स, क्योंकि ये लेंथ के लिए हमको ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला दे दिया हम लोगों ने, ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन के लिए डिटेल्स दे दी है। तो हम बोलेंगे लेट द breadth of rectangle भी हमारा फेवरेट x। अगर हम कहते हैं कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x है तो लेंथ क्या हो जाएगी? देयरफॉर लेंथ, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 2, ये हमको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहां दी गई है, 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, यही मैंने यहां लिखा। अभी हम इसको लिखते हैं कि देयरफॉर जो लेंथ है, ब्रेथ को हमने क्या बोला है, ब्रेथ इज x, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2x प्लस 2, ये लेंथ हो गई। क्लियर है? अभी हमने पहले ही देखा कि पेरीमीटर जो होता है इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी मैं यहां लिखता हूं पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी को कंटिन्यू करते हैं, 2 टाइम्स,
ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ है 2x प्लस 2, तो मैं लेंथ ऐसे लिख देता हूं 2x प्लस 2, ये लेंथ है। उसके बाद क्या है, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ क्या लिया है हमने, ये ब्रेथ है, ब्रेथ क्या लिया है, x लिया है, तो यहां पे हो जाएगा x। क्या ये क्लियर है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स मैंने ब्रैकेट बनाया, लेंथ क्या है, लेंथ ये आई है हमारी 2x प्लस 2, तो मैंने वहां लेंथ के जगह ये लिख दिया। उसके बाद है प्लस साइन, ब्रेथ, ब्रेथ हमने क्या लिया है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, तो ये x यहां आ गया। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। पेरीमीटर क्या है 154, ये ऑलरेडी दिया गया इंफॉर्मेशन है, 154 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अभी 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो हम वो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद है प्लस साइन, ये प्लस यहां आ गया, तो 2 इंटू एक्स 2x, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4x, ठीक है, क्योंकि 2x था इंटू 2 4x हो गया, प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4 प्लस 2x। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, लेट्स कंटिन्यू हियर। ठीक है, इसको यहां कंटिन्यू करते हैं, 154 एज इट इज, 154 इज इक्वल टू 4x प्लस 2x, 6x हो जाएगा, 6x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4। अब हमें x को एक तरफ रखना है, सारे कांस्टेंट को एक तरफ रखना है, तो ये हो जाएगा 154, 4 को मैं यहां ला रहा हूं इस तरफ, तो यहां पॉजिटिव है, यहां आके नेगेटिव हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6x। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, therefore 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4 हो गया 150। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू 150 अपॉन 6। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा 12, बचा 3, 6 5 जा 30। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, therefore x इज इक्वल टू 25, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो ब्रेथ क्या हो गया, 25 हो गया। लेंथ क्या होगा, लेंथ हमने कहा है, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 25 है, प्लस 2, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 प्लस 2, 50 और 2 क्या होता है 52, तो ये हमारा लेंथ हो गया 52, और ब्रेथ हो गया विच इज इक्वल टू, ये हमारा ब्रेथ हो गया BREADTH, ये हमारा ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो ब्रेथ हो गया 25, लेंथ हो गया 52। ठीक है, अगर हम इसको पेरीमीटर में डालेंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 154। आप ये करके क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको इजी लगा होगा। अगर आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल लेट्स से A B एंड C, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों साइड
इक्वल होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें दिया गया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3, मतलब हमें बी अपॉन BC का जो लेंथ है वो दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है पेरीमीटर? पेरीमीटर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होगा? AB, ठीक है, प्लस AC ये वाली साइड प्लस बेस, ये हो गया पेरीमीटर। और हमको ये दिया गया है, कितना है? ये है 4 2/15, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड? ये पूछ रहा है कि AB या AC उसकी लेंथ कितनी है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप विल रिमेन सेम। जो हमको फाइंड आउट करना है, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x, हमारे फेवरेट है ये x, ठीक है। तो अभी इक्वेशन तो दी है ऑलरेडी, उसमें और क्या करना है? आई थिंक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, नहीं? लेट्स सी। अभी जब मैं बोलता हूं लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी x, तो ये क्या हो गया? AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हम इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं। जो पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर क्या होगा फिर? पेरीमीटर होगा x प्लस ये, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 4/3, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया गया है? पेरीमीटर हमको दिया गया है कि पेरीमीटर है 4 2/15 इज इक्वल टू x प्लस x, 2x हो गया भाई, ये हो गया 4/3। हमारा नेक्स्ट लॉजिक, वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है। तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजने से पहले ये हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करना होता है? 4 2/15 को 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और +2 ऐड कर देना है, ठीक है। क्या करना है? 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 15 4 60 प्लस 2, ये हो जाएगा 62/15। और उसके बाद में ये जो 4/3 है यहां प्लस है, उसको इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू जो 2x है उसको 2x लिख देते हैं। सिंपल, ठीक है। अभी इसमें डिनोमिनेटर है 15, इसमें डिनोमिनेटर है 3। अगर हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये 3 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 62/15, इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस ये हो जाएगा 3 × 5, ये हो जाएगा 15। तो डिनोमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 5 × 4, 5 4 20, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 5 3 5 4 4/3। तो ये ओके है, बैलेंस्ड है, इज इक्वल टू 2x। अभी हम इसको ले जाते हैं यहां पे, जगह की कमी है तो हम इसको यहां सॉल्व करेंगे।
तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 15, ये हो गया 62 माइनस 20, 62 माइनस 20, ठीक है, 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 62 माइनस 20 क्या होता है 42 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। उसके बाद में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर अभी 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 15 इंटू 2 इज इक्वल टू x, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है, तो 21 हो गया। Therefore 21 अपॉन 15 इज इक्वल टू x, ये आ गई x की वैल्यू, ये है हमारा x, ये है हमारी साइड। इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 15, 3 5 जा 3 7 जा 7 अपॉन 5 आ गया, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, ये भी लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या है, ये है 5 1 जा 5 बचा 2, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं एक बार और, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर जो है ऐसा, 5 1 जा 1 यहां आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 5 इंटू 1 5 1 जा 5 प्लस 2, तो इसको 7 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 प्लस 2 7 अपॉन 5, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इक्वल साइड्स क्या आई हैं, 7 अप बाय 5 7 अपॉन 5 ऐसे लिख दो, या तो 1 2 बाय 5 ये लिख दो, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। हम इसको फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच। की तरफ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अब हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आंसर, ठीक है। लेट क्या है अपना गोल्डन स्टेटमेंट फर्स्ट वाला, लेट द नंबर बी, let the numbers or let the number be x, ठीक है, हमारे फेवरेट x। तो लार्जर नंबर क्या होगा, ऐसे लिखते हैं दूसरे वाले नंबर को कि लार्जर नंबर, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा लिखा है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि लार्जर नंबर एक्सीड्स अदर बाय 15। अगर ये नंबर x है तो लार्जर नंबर x प्लस 15 होगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 95। इसका मतलब क्या हुआ कि 95 इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर x प्लस बड़ा नंबर
x प्लस 15। आई होप ये आपको सबको समझा होगा। ठीक है, तो 95 इज इक्वल टू x प्लस x क्या हो गया 2x प्लस 15। ठीक है, 95 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x को इसी तरफ रखते हैं राइट हैंड साइड को, 15 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 2x। 95 माइनस 15 80 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर अब 2x यहां है, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू x। देयरफॉर 2 1 जा 2 40 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया हमारा स्मॉलर नंबर। बड़ा नंबर क्या होगा? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर इससे 15 ज्यादा है, इज इक्वल टू x प्लस 15। ठीक है, इज इक्वल टू 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो दोनों नंबर क्या है? एक है 40, एक है 55। 40 प्लस 55 इज इक्वल टू 95। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा फेवरेट है। Two numbers are in a ratio 5:3. If they differ by 18, what are numbers? तो ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे जो दिया गया है टू नंबर्स आर इन रेशियो, अगर हम मानते हैं कि एक नंबर a है, a/b इज इक्वल टू 5/3 ऐसे दिया गया है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 5:3। ठीक है, तो क्या हमें बोला गया है कि वो नंबर 5 और 3 है? नहीं है, वो जो दो नंबर है उनका रेशियो है 5:3। ठीक है, मतलब इसके बीच में कुछ ऐसा एक कॉमन फैक्टर होगा, मान लेते हैं x, जो कि दोनों में सेम है। ठीक है, जो कि कट गया है और उसके कटने के बाद वो बचा है 5:3। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी एज नवीन, मेरी एज है 25 इयर्स। ठीक है, आपकी एज मान लेते हैं स्टूडेंट एक रैंडमली अर्नव। ठीक है, अर्नव की एज है 15 इयर्स। ठीक है, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नवीन से एज, ठीक है, अपॉन अर्नव से एज? क्या होगी? 25। ये हमारी एक्चुअल एज है। ठीक है, लेकिन रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 5 3 जा 5 5 जा, ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये रेशियो है, लेकिन हमारी एक्चुअल एज क्या है? हमारी एक्चुअल एज है 25, अर्नव की एज है 15। समझ रहे हो? तो जो रेशियो है, रेशियो के बीच में एक कॉमन मल्टीपल होगा। इसमें क्या है मल्टीपल? इसमें है 5। 5 हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15, जो कि हमारी एज होगी। तो हम उस कॉमन जो फैक्टर है उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे x। ठीक है, वो हमारा x है जो हमें फाइंड आउट करना है कि जो रेशियो है उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है। एक बार हमें x मिल गया तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर भी मिल जाएगा। तो अभी इसमें दिया गया है टू नंबर्स आर इन रेशियो 5 and 3, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? लेट द टू नंबर्स बी, अभी क्या होंगे वो दोनों नंबर?
एक हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा 3x। ठीक है, क्योंकि x एक कॉमन मल्टीपल है वो रेशियो का। ठीक है, तो लेट द टू नंबर्स बी, एक हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 3x, क्योंकि वो इसी रेशियो में है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ दे डिफर बाय 18। अभी 5 है तो 5 डेफिनेटली बड़ा होगा, 3 है तो वो छोटा होगा। इसमें दूसरा ये दिया है दे डिफर बाय 18, तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दे डिफर बाय 18, ये दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये दिया गया है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, एक नंबर हो गया 5x, दूसरा नंबर हो गया 3x, उनका जो डिफरेंस है वो है 18 का। 5x माइनस 3x हो जाता है 2x इज इक्वल टू 18। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x क्या है? x 9 है। क्या x वो नंबर है? नहीं है, x है कॉमन, जो रेशियो का फैक्टर है। नंबर क्या होंगे? नंबर है, टू नंबर्स विल बी, एक है 5x, ठीक है, फर्स्ट नंबर है 5x, वो हो जाएगा 5 इंटू 9, 9 5 जा 45। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर इज 3x इज इक्वल टू 3 इंटू x क्या आया है? 9 आया है, तो 9 3 जा 27। तो दोनों नंबर कौन से हैं? एक है 25, दूसरा है 27। अगर आप इसको रेशियो में डाल देंगे तो देखिए क्या आंसर सेम आता है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, हम 45 को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो 5/3 आएगा? हाँ, अभी ये हो गया 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो रेशियो आ गया 5/3। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। देयरफॉर टू नंबर्स आर 45 एंड 27। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive integers add up to 51। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। व्हाट आर दिस नंबर्स? ठीक है, इसमें एक ही स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से हमको आंसर फाइंड आउट करना है। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक। अगर हम कहते हैं कि हमारा एक नंबर x है, तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है कि एक उसके बाद का और एक उसके भी बाद का, +2, x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये तीन हो गए, 1 2 3। एक नंबर मान लीजिए 10 है तो दूसरा 11 होगा, तीसरा 12 होगा, इसका मतलब है वो कॉन्सेक्यूटिव है। ठीक है, तो यही इक्वेशन में दिया गया है। लेट, तो हम क्या करेंगे? पहला लेट 3 consecutive numbers b, ठीक है, एक हो गया x, उसके बाद होगा x प्लस 1 और उसका अगला नंबर होगा x प्लस 2। अब क्या दिया गया है? देयर सम इज इक्वल टू 51। इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, जो ये तीनों नंबर है उनका एडिशन है 51। अभी कितने x हैं? 1x 2x 3x, तो कितने लिख देंगे हम? 3x। ठीक है, प्लस क्या है? 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3, 1 और 2 3 बराबर 51। देयरफॉर 3x एक तरफ, दूसरी तरफ 51 माइनस 3, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 48। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 1 जा
16 3 जा 48, therefore x is equal to 16। ये आ गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1 17। थर्ड नंबर x प्लस 2 16 प्लस 2 18। ठीक है, तो 3 नंबर क्या हो गए? आंसर क्या है? तीनों नंबर है 16 17 18। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 51। वो आप ऐड करके देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ता जाएगा और ये हम देख सकते हैं अपने अगले प्रश्न से। सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। 3 consecutive मतलब एक के बाद एक, ऐसे 3 नंबर है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। ठीक है, उनका जो एडिशन है, सम है, वो है 888। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे? मान लीजिए हमको नंबर नहीं पता, हम उसको बोलते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो एक x करते हैं, तो ये एक मल्टीपल हो गया। उसके बाद वाला मल्टीपल क्या होगा? x इंटू कॉन्सेक्यूटिव है तो x के बाद वाला एक होगा। थर्ड कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x प्लस 2। ठीक है, ये है अभी मल्टीपल्स। एक x होगा, एक x प्लस 1 होगा, एक x प्लस 2 होगा। उनका मल्टीप्लीकेशन जो है, इसका जो सम है वो 888 है। ये है इसका प्रश्न का मतलब। तो हम क्या कहेंगे? पहले हम कहेंगे लेट 3 consecutive multiples of 8 b। ठीक है, b 8x, दूसरा हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। उसमें नेक्स्ट क्या दिया गया है? सम ऑफ दीज मल्टीपल्स इज इक्वल टू 888। ठीक है, अब हम ये तीनों नंबर यहां लिख लेते हैं। एक है 8x, दूसरा है 8 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरा नंबर है 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 888। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, x की वैल्यू निकालनी है एंड वी गेट द आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर से जो ब्रैकेट में है, तो ये जाएगा 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू 1 8, ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू 2 16 इज इक्वल टू 8। 8x प्लस 8x प्लस 8x 8 16 24 x 8 और 16 24 इज इक्वल टू 8 8 8। देयरफॉर 24x हम एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ जाएगा 888 माइनस 24, जो कि हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 8 का 8 864। ठीक है, therefore x is equal to 864 divided by 24। ठीक है, 24 3 जा, मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूं, आप देख लेना आपको जैसे ठीक लगे। 24 1 जा, 24 3 जा 72, बचा कितना? 14 144 और ये हो जाएगा इंटू 6। तो x की क्या वैल्यू आ गई? x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू
36। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 37 हो जाएगा, x प्लस 2 38 हो जाएगा, एंड देयरफॉर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स जो हमको निकालना है विल बी 8x, क्या हो जाएगा, तीनों नंबर क्या है जो हमें निकालने हैं, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8x निकालना है ना हमको, x तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है 8x प्लस 1, 8x प्लस 2। तो पहला नंबर है 8x जो कि हो जाएगा 8 इंटू 36, तो आप मल्टीपल कर लीजिए, 8 6 जा 48, 4 कैरी 8, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28। दूसरा हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 जो कि हमने निकाला है 8 इंटू 37, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में 8 7 जा 56, 8 3 जा 24, तो ये जाएगा प्लस 5 296। लास्ट नंबर है 8 इंटू एक्स प्लस 2 जो कि है 8 इंटू 36 37 38, 8 8 जा 64, 6 कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 6 30। तो जो तीनों नंबर हैं, एक है कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल 288, 296, 304। अब इसमें क्या डाउट है, ये तीनों को आप ऐड करो, नंबर आ जाएगा 888। ठीक है, तो इसमें खाली ट्रिक ये है कि आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। आप ये क्वेश्चन समझने के बाद कैन यू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन, दैट इंग्लिश इनटू अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव का इसमें मतलब जानना जरूरी है। 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 इंटू x एक हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव है मतलब x प्लस 1 x प्लस 2, ये तीनों को ऐड करने पे 888। दिस इज द क्वेश्चन। तो आई होप ये आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देन यू कैन डू अ प्रैक्टिस, खुद एक बार आप बिना देखे सॉल्व करके देखिए। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने आपको कहा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास जिसको हम टैकल करेंगे बहुत ही इजी वे में। लेट्स सी। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ना और समझना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स रीड टुगेदर। 3 consecutive integers, ठीक है, इसमें क्या है 3 consecutive, मतलब एक अगर x होगा, इंटीजर है, ठीक है, एक x होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस 1, उसके बाद वाला क्या होगा x प्लस 2, ये 3 इंटीजर्स हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, when they are taken in increasing order, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब x प्लस 1 x प्लस 2 जो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4, 3 नंबर्स हैं, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 2 3 4 से रिस्पेक्टिवली। जब ये रिस्पेक्टिवली आता है इसका मतलब जो पहला नंबर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है उसको हमें दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो तीसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है विच इज x प्लस 2 उसको हमें तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और दे एड अप टू 74। जब इनको हम तीनों नंबर को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो एडिशन है वो आएगा 74। तो हमको नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, लेट द 3 consecutive numbers be, क्या क्या होंगे
एक होगा x, दूसरा होगा x+1, उसके बाद तीसरा होगा x+2। अब यहां पे नेक्स्ट में क्या दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 64। ठीक है, तो when multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, पहला नंबर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस दूसरा नंबर जो कि है x+1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस तीसरा नंबर जो कि है x+2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 एंड 4 के साथ। ठीक है, ये इनका जो एडिशन है वो है 74, ये हमें दिया है। तो ये हमें इंटरप्रेट करके ये इक्वेशन बनानी है। ये इक्वेशन बनाने के बाद ये तो वही होगा जो हमने पहले किया है, सिंपल ऑलरेडी। इसको सिंप्लीफाई करो और x की वैल्यू निकालो। ये हो गया 2x, ये हो गया 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन किया और ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x, 2 संतरे 3 संतरे 5 संतरे प्लस 4 संतरे 9 संतरे। ठीक है, 9 संतरे हो गए, 9x हो गए, 3 और 8 11। ठीक है, बराबर 74। 9x इज इक्वल टू 74, इसको एक तरफ ले लिया, कांस्टेंट को दूसरी तरफ डाल दिया, therefore 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया तो 6, therefore 9x इज इक्वल टू 63। therefore x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, 9 1 जा 9 7 जा 63। तो x क्या आ गया, x आ गया 7। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज 7। दूसरा नंबर क्या होगा, x+1, वो हो जाएगा 7 + 1 8, उसके बाद में है x+2, तो हो जाएगा 7 + 2 9। तो तीनों नंबर क्या हो गए, नंबर्स आर, ठीक है, 7 8 एंड 9। ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? 7 8 एंड 9 आर द नंबर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो एक्सरसाइजेस है करने में बहुत ही मेहनत जा रही है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं कि आपको इसका फायदा हो रहा है। बट ये फायदा और लोगों को भी पहुंचना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को प्लीज ये शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें भी प्रेरित कीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन एजेस। क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। मतलब जो उनकी एज है राहुल और हरुण की, उसको अगर हमने डिवाइड किया तो हमको एक रेशियो मिलेगा 5/7। ठीक है, तो उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है x। ठीक है, जो कि उनके जब हमने मल्टीप्लाई किया उस x से, तो राहुल की और हरुण की एज दोनों मिल जाएगी। 4 years later the sum of their ages will be 56। तो जो उनकी एज 4 साल बाद होगी
दोनों की एज ऐड करने के बाद हमको टोटल सम मिलेगा 56। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम उनकी प्रेजेंट एजेस हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कहेंगे, लेट द एजेस ऑफ राहुल बी 5x, क्योंकि रेशियो 5:7 है, और हरुण विल बी ए 7x, राइट, या तो उनकी एजेस होगी 5x एंड 7x बेस्ड ऑन दिस रेशियो। ठीक है, 4 years लेटर, 4 साल के बाद, अगर राहुल की प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल के बाद क्या होगी, 4 years later ages will be, ठीक है, राहुल की क्या होगी, राहुल एज विल बी इक्वल टू 5x प्लस 4, और हरुण की एज क्या होगी, हरुण विल बी इक्वल टू 7x प्लस 4। ठीक है, जो भी उनकी प्रेजेंट एज है 4 साल उसमें ऐड कर देंगे। अभी जो इक्वेशन दिया है कि सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, ठीक है, सम ऑफ एजेस आफ्टर 4 years will be 56। ठीक है, इसका मतलब है 5x प्लस 4 ये हो गई राहुल की एज, प्लस 7x प्लस 4 ये हो गई हरुण की एज, इज इक्वल टू 56। ये हमारी इक्वेशन आ गई। एक वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, वन इक्वेशन इज सफिशिएंट टू गेट द वैल्यू ऑफ x। 4x प्लस 7x कितना हो गया, 12x, 4 प्लस 4 8 is equal to 56। Therefore 12x is equal to 56 minus 8 क्या हो जाएगा, is equal to 48। ठीक है, इसके बाद यहां पे कर देते हैं, 12x is equal to 48, therefore x is equal to 48 upon 12। 12 अभी हम कैंसिलेशन करेंगे, 12 1 12, 12 4 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x is equal to 4। ठीक है, जब x 4 आ गया तो हम राहुल की प्रेजेंट एज क्या बोलेंगे, प्रेजेंट एजेस विल बी राहुल की प्रेजेंट एज क्या है, 5x है, इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 years। हरुण की प्रेजेंट एज क्या है, हरुण इज इक्वल टू 7x, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू x की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, 7 4 28 years। ठीक है, तो ये आंसर है 20 years एंड 28 years। अगर आप 20 और 28 को अगर आप रेशियो में लेते हैं तो इसमें देखते हैं रेशियो 5:7 आता है कि नहीं। 4 5 20, 4 7 28, तो रेशियो है 5:7। ठीक है, कॉमन फैक्टर था x इज इक्वल टू 4। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे एजेस वाले प्रॉब्लम जिसमें रेशियो दिया हो और वो एज 4 साल बाद क्या होगी या 3 साल पहले क्या होगी, तो हमको ऐसे इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाइचुंग के पिताजी हैं 26 साल यंग है अपने पिताजी से, ठीक है, जो कि बाइचुंग के ग्रैंडफादर हैं। एंड 29 years ओल्डर देन बाइचुंग, तो बाइचुंग से 29 साल उनके पिताजी बड़े हैं और उनसे 26 साल उनके ग्रैंडफादर। ठीक है,
सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। बाईचुंग की एज, ठीक है, बाईचुंग के पिताजी की एज और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, ये तीनों की एजेस को अगर हमने ऐड कर दिया तो वो आएगा 135। तो ये इक्वेशन दी है, इसमें हमें उनकी एजेस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक की एज को x ले लेंगे। लेट से बाईचुंग की एज को, लेट बाईचुंग्स एज बी x, ठीक है। बाईचुंग की एज अगर x है तो बाईचुंग्स फादर्स एज विल बी, बाईचुंग के फादर की एज क्या होगी, 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, तो ये हो जाएगी उनकी एज x प्लस 29। ये बाईचुंग के फादर की एज हो गई। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर्स एज विल बी, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो बाईचुंग के पिताजी से, बाईचुंग्स फादर इज 26 यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, 26 साल छोटे हैं, तो यानी कि 26 साल बड़े हैं। तो जो भी बाईचुंग के पिताजी की एज है, बाईचुंग के पिताजी की एज क्या है, x प्लस 29, तो उनके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, उनसे 26 साल और ज्यादा है वो, ठीक है। तो अगर बाईचुंग की एज x है तो बाईचुंग के पिताजी की एज है x प्लस 29, उनके ग्रैंडफादर की एज होगी x प्लस 29 प्लस 26। अभी इक्वेशन में दिया है सम ऑफ ऑल थ्री इज इक्वल टू 135, ठीक है। क्या क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री मतलब x प्लस बाईचुंग के फादर की एज जो है x प्लस 29 प्लस उनके ग्रैंडफादर की एज क्या है, x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि क्लियर हो। ये बाईचुंग की एज हो गई, बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, बाईचुंग के फादर की एज हो गई, और ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई, ठीक है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, इक्वेशन बन गई है, खाली इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद हमें इसका आंसर आ जाएगा। x कितनी बार हो रहा है, 1x 2x 3x, ठीक है, 3x प्लस 29 29 26, 29 प्लस 29 58, 58 प्लस 26 68, 78, 78 प्लस 6 कितना होता है 80, 84, 84 इज इक्वल टू 135, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है, x को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 5 में से 4 गया तो 1, 13 में से 8 गया तो हो गया 5, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 17 जा, तो आंसर आ गया 17। ओके, सिंपल है बच्चों, देखो कुछ डिफिकल्ट लगा तो प्लीज कमेंट। x की वैल्यू क्या आ गई 17, ठीक है। अगर x 17 है तो बाईचुंग की एज क्या हो गई, बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17,
बाइचुंग्स फादर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 29। उनसे 29 साल बड़े हैं तो उनकी एज क्या हो जाएगी 17 प्लस 29, ये हो जाएगी 46 ईयर्स। ठीक है, अभी बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर्स एज, उनकी एज क्या है इज इक्वल टू एक्स प्लस 29 प्लस 26, 26 साल और बड़े थे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 17 प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू, इसको ऐड करके लिख दो, या तो 46 में और 26 ऐड कर दो, 52, 62, 72 हो गए। ठीक है, तो उनकी एज हो गई 72 ईयर्स। ये हो गई तीनों एज, एक एज ये हो गई 17, दूसरी 46, तीसरी हो गई 72। अभी तीनों को ऐड कर लो, 135 आना चाहिए। ठीक है, 2 प्लस 6 8, 8 7 15, 1 हासिल, 5 यहां पे हो गया। ठीक है, 1 2 4 6, 6 7 13, ये हो गया 135, यानी कि आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करनी है एच वाली क्वेश्चंस जो कि है सिंगल वेरिएबल में। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इसको बिना मेरे हेल्प के भी सॉल्व कर लेंगे, बट मैं कुछ और लोगों के लिए सॉल्व कर लेता हूं जिनको भी ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, 15 years फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद, रवि एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। जो रवि की प्रेजेंट एज है 15 साल बाद वो उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेट रवि's प्रेजेंट एज बी एक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर रवि की प्रेजेंट एज एक्स है, 15 years फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, आफ्टर 15 years his age will be, क्या होगी, अगर अभी x है 15 साल के बाद क्या होगी, x प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 15 साल की हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है 15 years फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 times his प्रेजेंट एज। इक्वेशन क्या है, 15 साल के बाद आफ्टर 15 years his age will be this, और जो ये एज है x प्लस 15, ये उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगी। प्रेजेंट एज क्या है x, तो जो रवि की 15 साल के बाद एज है वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना हो गई। क्लियर है, 15 years फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 times his प्रेजेंट एज, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई तो आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ठीक है, इसके आगे ये बच्चों का खेल है। क्या है बच्चों का खेल, x को एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 15 हम यही रखते हैं, 4x, x उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, therefore x is equal to 15। अभी 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, x हो गया 5, सॉरी x हो गया 5। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, 5 साल है। ठीक है, therefore present age is equal to Ravi's present age
इक्वल टू x इक्वल टू 5 years। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये सब प्रॉब्लम समझ आ रही है, और एक बार आप मैथ्स को समझने लगेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये थोड़े भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, प्लीज रिवाइंड एंड सी वंस अगेन। सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम उम्र के प्रश्नों से बाहर निकल के रैशनल नंबर्स पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रैशनल नंबर रिलेटेड, जो कि हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन के साथ साथ हमें इसको लिखना है, इसको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम इसको लिखते जाएंगे, तब आपको थोड़ा ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है। ठीक है बच्चों, लेट्स सी। अ रैशनल नंबर इज सच दैट, मान लेते हैं रैशनल नंबर x है, इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप इस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एंड ऐड मतलब प्लस 2/3, ठीक है, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट था उसमें 2/3 ऐड करेंगे, यू विल गेट मतलब इक्वल टू साइन आपको मिलेगा -7/12। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म करनी है, आपका आंसर आ गया। A rational number is x is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, ये प्रोडक्ट है, you will get -7/12, find number। ठीक है, तो ऐसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। एक बार ये हो गई, आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। वर्ड प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, लेट द रैशनल नंबर बी हमारे फ्रेंड x। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया, हमने एज पर द इक्वेशन, एज पर क्वेश्चन, लेट्स से हमें आया ये इक्वेशन, x नंबर है, उसमें हमने 5/2 मल्टीप्लाई किया प्लस 2/3 ऐड किया, यू विल गेट -7/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, सारे पॉजिटिव टर्म, सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 5/2 इंटू एक्स 5x/2, ये हो गया इक्वल टू साइन -7/12 यही रखेंगे, और ये जो प्लस 2/3 है इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो गया -2/3 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5x/2 इज इक्वल टू, अभी इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सेम करना है, तो 3 के टेबल में जाता है 12, 3 4 जा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, -7 को -7 लिखते हैं, ये साइन माइनस है, इसको माइनस करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे ताकि डिनोमिनेटर 12 हो जाए। तो 4 डिनोमिनेटर को 3 से 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4। ठीक है, 2 4 जा 8, और नीचे है 3 इंटू 4 12 हो गया। तो ये क्या हो गया 5x/2 इज इक्वल टू -7 -8 -15/12। अभी ये 12 जो है 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो गया। ठीक है, तो इसको यहां करते हैं कंटिन्यू अभी। ओके, ये हो गया 5x/2 इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, अभी x के अलावा यहाँ पे है 5/2, इसको हम वहां भेजेंगे, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी -5/4 इंटू 2 यहाँ चला गया, यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। 5 के टेबल में तो ये जाता है, 5 1 जा 5 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, बचा क्या यहाँ पे माइनस साइन बची है, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे 1 इंटू 2 2, तो x की वैल्यू आ गई
-1/2। तो ये क्या है, ये है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2। वैसे भी हमने देखा है रैशनल नंबर इज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स p अपॉन q सच दैट q डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप LHS इक्वल टू RHS करके देख लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर 1/2 माइनस, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है रेशियोज पर, ठीक है, और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो प्लीज वॉच केयरफुली। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक, ठीक है, लक्ष्मी बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10। उनके पास 3 डिफरेंट टाइप की करेंसीज हैं। 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है रिस्पेक्टिवली। The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5। मतलब ये जो नोट्स हैं इसमें हमने रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब जो 100 के नोट हैं वो 2 के रेशियो में है, 2 का कुछ मल्टीपल होगा। जो 50 के नोट है वो 3 के रेशियो में है, 3 का कुछ मल्टीपल होगा। उनमें एक कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वो इस रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। और 10 रुपए के जो नोट्स हैं वो 5 के रेशियो में है, ठीक है। इनमें कोई एक फैक्टर होगा x, ठीक है। टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। तो जो टोटल अमाउंट है वो 4 लाख है, ठीक है। इन सब के नोट्स को रेशियो को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख रुपए आएंगे। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज। उनके पास कितने नोट हैं ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर अभी रेशियो क्या है, 2:3:5। इसमें कुछ ऐसे होगा कि 2x होंगे, 3x होगा और 5x होगा। इसमें कुछ एक कॉमन फैक्टर होगा x, जो कि हम करते हैं कि वो x एक कॉमन फैक्टर है। तो उनके पास नोट्स कितनी हो जाएंगी, 2x, 3x एंड 5x, ठीक है। Let the number of notes in denomination of rupees 100, 50 and 10 बी किस रेशियो में है। हम बोलते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, इन डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 बी अभी हमको दिया है इस सीक्वेंस में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 के नोट हम बोलते हैं कि उनके पास 2x है, 50 के नोट 3x के मल्टीपल में है और 10 के नोट है 5x के मल्टीपल में। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2x, 3x एंड 5x। अब ये जो x है ये हमें फाइंड आउट करना है कि उनके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। अभी टोटल कैश मतलब कैसा, 100 रुपए के कितने नोट हैं, अमाउंट ऑफ 100 रुपीज हम कैसे लिखेंगे, कितने नोट्स होंगे, 2x के रेशियो में है, ठीक है। 2x ये जो है नंबर ऑफ नोट्स हैं 100 रुपए के, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 2x इंटू 100, ठीक है। अमाउंट क्या हो गया 200x। समझ में आ रहा है आपको। हमने कहा है कि 100 रुपए की 2x नोट्स हैं, तो जो टोटल अमाउंट होगा 100 रुपीज से वो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ नोट्स हो गए और ये नोट की वैल्यू हो गई 2x इंटू 100, 200x। सिमिलरली जो 50 रुपीज के हैं नोट्स वो किस रेशियो में है, 3x
और इंडिविजुअल नोट की वैल्यू है 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 150x अमाउंट हो जाएगा। और जो 10 रुपए की नोट है वो कितने रेशियो में है, 5x उसकी क्वांटिटी हो गई, उसकी इंडिविजुअल वैल्यू हो गई 10, तो टोटल हो गया 50x, ये उतना अमाउंट होगा। ठीक है, अभी हमें क्या दिया गया है कि ये जो तीनों अमाउंट है 200x, 150x और 50x, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे टोटल नोट की वैल्यूज को तो 4 लाख आना चाहिए। ठीक है, सो एज पर क्वेश्चन टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, देयरफॉर जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट क्या होगा, जो 100 रुपए की नोट है टोटल अमाउंट उसका, प्लस जो 50 रुपए की नोट है 150x उसका, प्लस जो 10 रुपए की नोट है 50x उसका, टोटल मिला के हो गया 4 लाख। ठीक है, 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400, ये हो गया 400x बराबर 4 लाख। ठीक है, अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। 400x बराबर 4 लाख, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, 400 1 जा 400 और ये हो गया 000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1000। तो जो हम मल्टीपल ढूंढ रहे थे कि कितना होना चाहिए वो है 1000। तो जब हम 1000 यहां डाल देंगे तो ये 2000 नोट हो गई 100 रुपए की, 3000 नोट हो गई 50 की, 5000 नोट हो गई 10 की। ठीक है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ नोट्स, हमें निकालनी है, राइट। देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स विल बी अभी जो ₹100 की नोट है वो कितनी है, हमने क्या लिया ₹100 की नोट 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 2000 नोट है 100 रुपए की। 50 रुपए की कितनी नोट है, 2x के बाद हमने लिया था 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 इज 3000। 10 रुपए की नोट है 5x, 5 इंटू 1000 इज 5000। ठीक है, तो हमारे पास 5000 नोट है 10 रुपए की, 3000 नोट है 50 रुपए की, 2000 नोट है 100 रुपए की। अभी 2000 नोट है इंटू 100 तो ये वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। 3000 नोट है 50, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 1.5 लाख, 3.5 लाख। और जो 5000 नोट है 10 रुपए की, इसको करेंगे 50,000, तो टोटल हो गया 4 लाख। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको खुद करके देखो, तब आपको ये प्रश्न समझ आएगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, घबराना नहीं है, खाली समझिए आप इसको। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें और इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है फिर से रुपीज, करेंसी, कॉइन रिलेटेड। लेकिन इसमें पिछले जो सब में हमने देखा रेशियो दिया था, जिसने हमारे जो इक्वेशन हमको फॉर्म करनी थी उसको थोड़ा इजी कर दिया था, बट इसमें डिफिकल्टी लेवल एक और बड़ा है। इसमें हमें रेशियो नहीं दिया गया है, बट हमें कुछ मल्टीपल्स और 1-2 इक्वेशन दिए हैं जिसको हम देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आई हैव टोटल ऑफ 300 रुपीज। ठीक है, 300 रुपए टोटल है मेरे पास इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। ठीक है, कॉइन्स है 300 रुपए की, और वो कॉइन्स है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स। जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के के 3 गुना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे 5 रुपए का जो सिक्का है वो x है, तो जो 2 रुपए वाला सिक्का है वो हो जाएगा 3x। ठीक है,
अगर ये x हुआ तो 2 रुपए वाला है 3 टाइम्स। आगे देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो जो 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, उनका जो टोटल नंबर है, काउंट है, वो 160 है। ठीक है, 2 रुपए मतलब जैसे हमने 1 रुपए का तो हमको यहां दिया नहीं है, लेकिन हमने 5 रुपए और 2 रुपए प्लस 1 रुपए को ऐड किया नंबर ऑफ सिक्के को, तो 160 होगा, ये हमें दिया गया है। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आई हैव। तो मुझे पता करना है कि हर एक डिनोमिनेशन का, हर एक सिक्के के कितने कॉइन्स है मेरे पास। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां मेंशन किया है वैसे मैं कर देता हूं यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी x। अगर 5 रुपए का सिक्का x है तो देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, विल बी, क्या है वो, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपए के कॉइन्स। ठीक है, जो 2 रुपए के कॉइन है वो 3 गुना है 5 रुपए के कॉइन से। अगर 5 रुपए के कॉइन का जो क्वांटिटी है वो x है, तो जो 2 रुपए है उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 3x। ठीक है, ये दिया गया है। आगे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी का कितना है 3x, प्लस नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, वो क्या है x, इज इक्वल टू 160। ठीक है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन ये अभी हमें पता नहीं है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब ये 3x प्लस x क्या हो गया, 4x हो गया। इस तरफ 4x को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -4x। ठीक है, तो जो 1 रुपए के सिक्के हैं उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, टोटल जो 160 है उसमें से मैं 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के माइनस कर रहा हूं जिसकी क्वांटिटी है 4x। तो ये मेरे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। अगर मुझे अमाउंट निकालना हुआ, ठीक है, अब मेरे पास ये पता चल गया है कि मेरे पास हर एक डिनोमिनेशन के कितने सिक्के हैं। x सिक्के हैं 5 के, 3x सिक्के हैं 2 के, और 160 माइनस 4x सिक्के हैं 1 रुपए के। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर अमाउंट ऑफ, सीरियल से लिखते हैं, अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना होगा अमाउंट, हर एक टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हैं 160 माइनस 4x, मेरे पास इतने सिक्के हैं, और इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है 1 रुपए के सिक्के की, 1 रुपए, तो ये अमाउंट हो गया 160 माइनस 4x। मेरे पास इतने वैल्यू के 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ 2 रुपए के सिक्के वो कितने होंगे, जो जितने भी मेरे पास टोटल 2 रुपए के सिक्के हैं जो कि 3x है, इतने सिक्के हैं और एक सिक्के की वैल्यू है 2 रुपए, तो ये हो जाएगा 6x। मेरे पास इतने अमाउंट के 2 रुपए के सिक्के हैं। अब थर्ड पे आ जाते हैं, अमाउंट ऑफ 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, ये कितने होंगे, 5 रुपए के सिक्के हमने कितने लिए हैं, x लिए हैं, तो एक इतने सिक्के हैं, हर एक सिक्के की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अमाउंट इंडिविजुअल डिनोमिनेशन के। अभी हमें क्या दिया गया है कि मेरे पास तो टोटल 300 है, तो ये जो तीनों अमाउंट है 1 रुपए के सिक्के का प्लस 2 रुपए के सिक्के का प्लस
₹5 के सिक्के का, ये तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास ₹300 होंगे। ठीक है, तो वो करते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 300। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, ₹1 का सिक्का जो कि है 160 माइनस 4x प्लस ₹2 का सिक्का जो है 6x प्लस ₹5 का सिक्का जो है 5x इज इक्वल टू 300। इसको भी सॉल्व करेंगे। 6 5 11, 11 में से -4 किया तो क्या हुआ, 11 माइनस 4 7x। ठीक है, ये 160 हम ऐसे ही लिख देते हैं, 160 प्लस 7x इज इक्वल टू 300। इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। अभी हमें निकालनी है वैल्यू x की, 160 वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। 300 में से 160 गया तो क्या बचा, 140। देयरफॉर x इज इक्वल टू 140। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 1 जा 7 2 जा 14 और ये 0 20। तो x की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो ₹5 के सिक्के हैं उसकी क्वांटिटी हो गई, यहां लिख देता हूं, उसकी क्वांटिटी हो गई। तो ₹5 के कॉइन कितने हो गए, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। ठीक है, ₹2 के कॉइन क्या हो जाएंगे, ₹2 के कॉइन जो है उसके 3 गुना है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20, ये हो गए 60। ठीक है, ₹1 के कॉइन क्या हो जाएंगे, ₹1 के कॉइन कितने हैं मेरे पास, 160 माइनस 4x। ठीक है, 160 माइनस 4x की वैल्यू क्या है 20। 24 जा 80, 160 में से 80 गया तो बचा 80। ठीक है, तो ₹80 के 80 कॉइन्स है ₹1 के, 60 कॉइन है ₹2 के, 20 कॉइन है ₹5 के। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। टोटल ऐड करेंगे तो 160 कॉइन्स है, और अगर हम इसको अमाउंट लेंगे तो ₹300 हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने रेशियो नहीं दिया था, बट वो इक्वेशन एक दे दी थी कि जो ₹2 के सिक्के हैं वो 3 गुना है ₹5 के सिक्के के, और जो टोटल नंबर ऑफ सिक्के हैं ₹1, ₹2 और ₹5 वो 160 हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसको देख के आपने थोड़ा भी घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100। विनर जो होगा ऐसे कंपटीशन में उसको ₹100 मिलेंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, ठीक है, जो नहीं जीतता है उसे भी ₹25 मिलेंगे। ठीक है, तो विनर को ₹100 और जो नहीं जीतता है उसको ₹25। ठीक है, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। ठीक है, जो जीत रहे हैं उनको ₹100 देंगे, जो नहीं जीत रहे हैं उनको ₹25 देंगे, और जो टोटल अमाउंट है वो ₹3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। ठीक है, जो जीते और जो नहीं जीते उन दोनों की जो संख्या है वो 63 है। ठीक है, ये दिया गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ विनर्स, कितने लोग जीते जिनको ₹100 मिले वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, लेट, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। अगर विनर x है, जो जीते वो x है, तो जो नहीं जीते वो कितने होंगे, टोटल 63 थे, तो 63 में से जो x माइनस कर देंगे तो जो बचे वो लोग नहीं जीते। सो देन पार्टिसिपेंट्स who did not win, जो नहीं जीते उनकी संख्या होगी, टोटल संख्या थी 63,
उसमें से माइनस कर देंगे एक्स लोग जो जीते हैं, तो इतने लोग नहीं जीते, ठीक है। तो जो जीते हैं उनको अमाउंट कितना दिया गया, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स। विनर्स पे कितना अमाउंट खर्चा किया गया है 100 रुपए हर एक विजेता को, और टोटल विजेता कितने हमने कहे हैं कि जो जीते हैं वो एक्स है, तो इतना अमाउंट जो है विनर्स पे खर्च किया गया होगा। 100 इंटू एक्स, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉन विनर्स बोलता हूं इनको, ठीक है, या पार्टिसिपेंट्स, नॉन विनर्स इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स, जो टोटल क्वांटिटी है नॉन विनर्स की, उसको इंटू 25 रुपए उनको दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 100 रुपए विनर को और जो नॉन विनर्स है उनको 25, इसको अगर हम ऐड करेंगे टोटल तो वो अमाउंट कितना आ रहा है 3000 रुपीज, ठीक है। टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू 3000, ठीक है। मैं भी यहाँ पे रुपीज सिंबल नहीं लिख रहा हूं सॉल्व करने के लिए, लास्ट में हम लिखेंगे। देयरफॉर 100x ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विनर को, प्लस 63 माइनस x ये नंबर ऑफ नॉन विनर्स हैं, इंटू 25 इज इक्वल टू 3000। ये हमारी इक्वेशन बन गई। एक वेरिएबल है x, उसे हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो है हमारा आंसर द नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है। इसको यहीं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 100x, 25 इंटू 63, 25 इंटू 63 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000, ठीक है। इसको यहां कंटिन्यू करते हैं। अभी 25 इंटू 63 करके देख लेते हैं, ठीक है। 63 इंटू 25, 25 3 जा 75, 7 कैरी 5, 25 इंटू 6 150, 150 प्लस 7 157, ठीक है। ये अमाउंट आया। तो ये हो गया 100x, 100 में से 25 गया तो बचे 75x, 75x ये है, प्लस 25 इंटू 63 हमने निकाला है 1575, 1575, ठीक है, इज इक्वल टू 3000, इज इक्वल टू 3000। 75x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ रखेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ गया माइनस हो जाएगा 1575, 3000 में से 1575 गया तो बचा 1425, ठीक है। ये 75x हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 75। अब 75 20 1500 हो जाएंगे। अभी 15 में से ये 75 कम है तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 19, ठीक है। 75 इंटू 20 होता है 1500, ये 25 कम है तो एक माइनस करेंगे, इंटू 20 नहीं इंटू 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19, ये हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, जो नंबर ऑफ विनर्स हैं उनकी संख्या है 19, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये जो वर्ड रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको ये सारी क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, उसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है,
जब हमें मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई तो ये बाकी प्रॉब्लम सिंपल हो जाती है, जिसमें हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये जो एक्सरसाइज है काफी पसंद आई होगी। तो प्लीज, आप देख रहे हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक्स बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट एक्सरसाइज।